नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज सबसे पहले बात एक ऐसी अनोखी घटना की जो आज़ादी के 76 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुई। जी हाँ, अभी तक के इतिहास में आज़ाद हिंदुस्तान में ये अपने आप में बहुत ही अनोखी घटना है। भारत के लोकतंत्र ने आज एक अनोखी घटना देखी है। 15 अगस्त 1947 से लेकर कल तक यानी 31 मार्च 2024 तक ये कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे गया हो। आज 1 अप्रैल 2024 का दिन इतिहास में तमाम बातों के साथ इस बात के लिए भी दर्ज हो गया है। जी आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया पता अब तिहाड़ जेल हो गया है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ भेज दिया। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड और नहीं मांगी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दे दिया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को उनसे मिलने की बंद कमरे में इजाजत भी दी। आज हुई कोर्ट की कार्रवाई में ईडी ने शराब घोटाले में बंद सीएम केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। आगे भी अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगी जा सकती है। केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड्स अब तक एजेंसी के साथ साझा नहीं किए हैं। केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है। केजरीवाल जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम आरोप ईडी ने कोर्ट को बताया केजरीवाल के ऊपर लगाते हुए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी के दौरान शराब घोटाले में नया मोड़ आया है। शराब घोटाले में पहली बार दिल्ली सरकार के वर्तमान मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम भी अब सामने आ गया है। ईडी ने केजरीवाल के हवाले से कोर्ट को आज बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में कबूल किया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल ने कहा कि नायर से उनकी बहुत कम बातचीत हुआ करती थी। विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पर रहकर आबकारी नीति बना रहा था। नायर के मुताबिक सीएम कैंप ऑफिस से वो काम करता था। इस पर केजरीवाल कह रहे हैं कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है उन्हें सीधे तौर पर जानकारी इसकी नहीं रहती है। ईडी का कहना है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं है, बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का वो हेड था। केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए जो उनके करीबी रिश्तों को दर्शाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी सवाल का जवाब सीधे तौर पर नहीं दिया है। केजरीवाल को विजय नायर की अन्य आरोपियों से 10 मीटिंग की डिटेल्स भी दिखाई गई है। केजरीवाल से पूछा गया कि किसके कहने पर विजय नायर ने शराब कारोबारियों और आरोपियों के साथ मीटिंग की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। केजरीवाल को गोवा चुनावों में इस्तेमाल 45 करोड़ का मनी ट्रेल भी दिखाया गया है। केजरीवाल ने इसकी जानकारी होने से भी जांच में साफ इनकार कर दिया, गोलमोल जवाब दिए। अपनी पार्टी नेताओं के बयानों पर केजरीवाल ने उन्हें कंफ्यूज करार दिया है। एनडी गुप्ता ने कहा था कि किस राज्य का कौन चुनाव प्रभारी होगा ये केजरीवाल तय करते थे, जबकि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करती है, जिसके मेंबर खुद एनडी गुप्ता है। वहीं ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटकर जवाब दिया है। आपका कहना है कि विजय नायर खुद लिखित बयान में बता चुका है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को वो रिपोर्ट करता था, तो फिर अब ये बात उठाने का क्या मकसद है? जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई, एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी, अब एक काम करो, 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो, तभी इनका नाम आज आया है। ये नाम तो पहले से ही इनके बयानों में दर्ज था।
हालांकि ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि यह पहली बार है कि आतिशी और सौरभ का नाम सामने आया है, वो भी शराब घोटाले की इस तफ्तीश के दौरान। क्या है पूरा मसला, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास, जो लगातार दिन भर इसको आज फॉलो कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या अब अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का है? क्या आम आदमी पार्टी में आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर खतरा मंडरा रहा है? आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि उसकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को अब फंसाने की कोशिश शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा दावा क्यों किया है, जबकि ये दोनों ही जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इनका दिल्ली शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दिल्ली शराब नीति 2021 में बनी, 2021 में ही लागू हुई, जबकि ये दोनों जो मंत्री बने हैं, ये बने हैं मार्च 2023 में जाकर। तो फिर जब इनका दिल्ली शराब नीति से कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर ये आशंका आम आदमी पार्टी ने व्यक्त क्यों की है? तो हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट में पेश किया गया था आज सोमवार को, तो ईडी ने कोर्ट में यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान यह दावा किया है, यह बताया है, ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको यह बताया है कि विजय नायर जो कम्युनिकेशन इंचार्ज था, जो अभी गिरफ्तार है, वो अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान तो विजय नायर ने खुद ही सितंबर 2022 में, जब उससे पूछताछ चल रही थी, वो गिरफ्तार हुआ था सितंबर 2022 में, 1.5 साल पहले, तो ये तो उसने उसी समय कहा था। तो जब उसने यही बात उस समय पर कही थी और मुख्यमंत्री जब इस समय पर अगर वो ये बात कह रहे हैं, तो फिर ईडी जो है उसके नेताओं का नाम अब क्यों ले रही है? इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो ईडी जो है उसके 2 नेताओं का नाम कोर्ट के सामने ले रही है? तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये इसलिए किया गया है ताकि, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को फंसाने से आम आदमी पार्टी खत्म होती हुई नहीं दिख रही, बल्कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली उन्होंने रामलीला मैदान में करके दिखा दी। तो अब जो कोशिश हो रही है, आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी के जरिए कोशिश ये कर रही है कि आम आदमी पार्टी की जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप तो आम आदमी पार्टी सारी जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, तो ये तो सब जेल में ही है। तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है, जिनमें आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं और मंत्री और नेता हैं, तो उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो शुरू हो गई है और ये दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। और उसी के तहत जो है उसके इन 2 सीनियर लीडर्स के नाम, जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, ईडी ने कोर्ट के सामने लिए हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। इधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी तो सीधे सीधे बीजेपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि बीजेपी का मकसद है कि चुनाव के दौरान केजरीवाल को जेल में रखा जाए। उनसे 11 दिन तक पूछताछ की गई, पूछताछ ईडी की पूरी हो गई, कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया, फिर उन्हें क्यों तिहाड़ जेल में रखा जा रहा है? 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। इस बीच केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। देखिए, आज दिल्ली में हर कोई एक लाइन सोच रहा है मन में कि ईमानदारी की होती अगर नीयत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। अपने लिए कट्टर ईमानदार जोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज जेल भेज दिए गए, तिहाड़। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है, कोर्ट ने भेजा है, और वो भी इसलिए भेजा, दिल्ली की जनता को और देश की जनता को पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया आपका अपना मोबाइल कहाँ है, वो बोलते हैं याद ही नहीं कहाँ है। भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल। आज वो उनके पास चले गए ना, जहां उनके पहले से साथी हैं। उनको भी बेल देना भाजपा का काम नहीं है, उनको बेल देना कोर्ट का काम है, नहीं मिल रहा है। ये तो बात हुई आज दिन में क्या कुछ हुआ। अब आपको बता देते हैं कि तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल क्या क्या करेंगे, क्या उनकी दिनचर्या होगी,
आम विचाराधीन कैदियों की तरह ही वो रहेंगे या उनको कुछ खास सुविधाएं दी जाएंगी? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीएम केजरीवाल के कई साथी पहले से ही तिहाड़ जेल में हैं। आपके कई नेता पहले से ही शराब घोटाले में नाम आने के बाद इस वक्त सजा काट रहे हैं। जेल नंबर 2 में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। जेल नंबर 1 में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बंद है। मनीष सिसोदिया को आपको याद होगा 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बारी आती है संजय सिंह की। संजय सिंह जेल नंबर 5 में है। संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था इसी शराब घोटाले में। एक और पूर्व मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में है। उनकी जेल नंबर 7 है। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ साथ शराब घोटाले में एक और राजनीतिक नेता का नाम आया जो कि आपकी तो नहीं है पर आपके साथ उनका गठजोड़ रहा इस घोटाले में, ऐसा आरोप है ईडी का। और वो है बीआरएस की नेता के कविता, जो कि महिला जेल नंबर 6 में है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को 15 मार्च को हाल ही में गिरफ्तार किया था। वो 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा है। तब से वो इस जेल में कैद है। तो तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल का रूटीन एक आम कैदियों के जैसा ही रहने वाला है। क्या रूटीन होता है जान लीजिए। तिहाड़ में केजरीवाल की जो दिनचर्या होगी वो सुबह 6:30 बजे तक उनको उठना होगा। नाश्ते में चाय और ब्रेड मिलेगी सुबह 10:30 बजे से 11 बजे। लंच में दाल, सुबह 10:30 से 11 बजे में उनको लंच में दाल, एक सब्जी, 5 रोटी या चावल मिलेगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक वो अपने सेल में वापस बंद कर दिए जाएंगे। 3:30 बजे चाय और 2 बिस्किट उनको फिर मिलेगी। शाम की चाय जिसको बोलते हैं, ये 3:30 बजे के आसपास होगा। शाम को 4 बजे वकील से मुलाकात कर सकते हैं अगर कोर्ट इसकी इजाजत देता है। शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उनको डिनर सर्व किया जाएगा, जिसमें दाल हो सकती है, एक सब्जी हो सकती है और 5 रोटी या फिर चावल, कोई चीज़ उनको एक मिल सकती है। ये आम कैदी जो विचाराधीन कैदी हैं उनको भी यही सब रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। शाम 7 बजे उनको वापस अपने सेल में बंद कर दिया जाएगा, उसी में जाना होगा। रात 11 बजे तक वो चाहें तो टीवी देख सकते हैं। न्यूज़, मनोरंजन और खेल समेत 18-20 चैनल हैं जो तिहाड़ में आते हैं। 18 से लेकर 20 चैनल वो उनको देख पाएंगे अगर उनका मन करेगा तो। हफ्ते में 2 बार परिजनों से मिलने का मौका भी उनको मिलता है। नियमित मेडिकल जांच उनकी होगी। शुगर के पेशेंट हैं इसलिए जांच उनकी बहुत ज़रूरी है। हर वक्त डॉक्टर तिहाड़ में मौजूद रहते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या ज़्यादा जानकारी के लिए आपको चलते हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेगर के पास। मुकेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे, रूटीन हमने बता दिया, कौन कौन कहाँ कैद है वहाँ बता दिया। अब ये बताइए, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस वक्त तिहाड़ में हैं। क्या जब वो जेल में खुले रहेंगे, बाहर निकलेंगे दोपहर के समय, शाम के समय, तो आपस में मिल पाएंगे, मुलाकात हो पाएगी या इसके लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है? देखिए सुमित जी, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग है वो तिहाड़ जेल में होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग बंद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको अलग अलग सेल में रखा गया है, अलग अलग जेलों में रखा गया है। जो संजय सिंह थे वो अब तक जेल नंबर 2 में बंद थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुँचे तो उनको जेल नंबर 2 से हटाकर जेल नंबर 5 में कर दिया गया है। तो सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री या नेता आम आदमी पार्टी के हैं, सांसद हैं, वो सब अलग अलग जेलों में हैं, तो मिल पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो सेल से बाहर आएंगे तो उनके जेल में बंद जो बाकी कैदी हैं उनसे उनकी मुलाकात हो पाएगी, उनसे वो मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जो खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनको जेल नंबर 2 में रखा गया है। जेल नंबर 2 में क्यों रखा गया है मैं भी बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि जेल नंबर 2 वो जेल है जहाँ पर कन्विक्टेड कैदी हैं, यानी ऐसे कैदी हैं जिनको सज़ा हो चुकी है। और ऐसे कैदी
हर रोज ना तो जेल से आते हैं ना बाहर जाते हैं, अंदर रहते हैं, उनका आना जाना लगभग ना के बराबर होता है। तो सुरक्षा के लिहाज से उनको जेल नंबर 2 में रखा गया है। बाकी जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं और बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग जेलों में हैं, तो एक दूसरे से मिल पाना पॉसिबल नहीं है। सोशल मीडिया पर भले ही चल रहा हो कि जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग है वो जेल में होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को अलग अलग जेलों में रखा गया है। जी, 2 चीज़ें छोटी छोटी आपका जवाब चाहूँगा। पहला, क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन में तिहाड़ जेल आती है, तो क्या कोई स्पेशल प्रोविजन उनको मिलेंगे, इसके फ़ायदे मिलेंगे? दिल्ली सरकार तिहाड़ की मुखिया है। और दूसरा, क्या अरविंद केजरीवाल को कुछ खास सुविधाएं दी जाएंगी या कन्विक्टेड कैदियों की तरह ही वो रहेंगे, और वो अकेले रहेंगे कि उनके साथ और लोग भी हैं? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अभी अंडर ट्रायल हैं, जो कन्विक्टेड कैदी हैं वो अलग हैं। अरविंद केजरीवाल अभी अंडर ट्रायल हैं। दूसरी बात यह है कि जो खास सुविधाएं तिहाड़ जेल में हैं, ऐसी कोई सुविधा उनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको स्पेशल डाइट मिलेगी, घर का खाना मिलेगा, वो खाना वो घर का ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, जो बाकी चीज़ें कोर्ट ने अलाउ की हैं वो ले सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में जो जेल मैनुअल है, जो आम कैदी फॉलो करते हैं, उनको वही जेल मैनुअल फॉलो करना होगा। सुबह से लेकर शाम तक जो डिसिप्लिन होता है जेल के अंदर, सुबह उठना, फिर जेल अपनी सेल से बाहर आना, लंच का टाइम होता है, जो शाम को डिनर उसका टाइम होता है, तो उसको फॉलो करना होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अलग सेल में रखा गया है। उनकी जो सेल है वो 14 फीट लंबी है, 8 फीट चौड़ी है, और उस सेल में वो अकेले रहेंगे। उस सेल में उसके बाहर 4 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात होंगे। CCTV कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं जो परमानेंट उनकी निगरानी करेंगे, और सेल के बाहर उनको तब निकाला जाएगा जब जो जेल का मैनुअल है वो कहता है कि उस हिसाब से जब टाइम होगा तब वो बाहर आएंगे, तब वो बाकी कैदियों से बात कर पाएंगे। जो जेल नंबर 2 है वहाँ पर कुल 600 कैदी हैं, और सभी कैदी जो हैं वो कन्विक्टेड हैं। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मुकेश, इस अपडेट के लिए थैंक यू सो मच। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर तिहाड़ जेल में कई चीज़ों की मांग की थी। केजरीवाल के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज़ है और उनका शुगर लेवल अचानक स्विच करता है, ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए ये चीज़ें उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जेल में क्या क्या मांगा गया है ये आप जान लीजिए। स्पेशल डाइट वो खाएंगे, घर का बना खाना खाने की परमिशन मांगी गई है, मिनरल वाटर उनको मिले, साफ सुथरा पानी, इसकी मांग की गई है। टेबल, कुर्सी, गद्दे, चादर और 2 तकियों की मांग की गई है। ज़रूरी दवाएं, शुगर सेंसर जो होता है, शुगर नापने की मशीन, वो, ग्लूकोमीटर, टॉफ़ी अगर शुगर डाउन हो जाए, और ग्लूकोज मांगा गया है। 3 किताबें भी अरविंद केजरीवाल ने मांगी हैं जो वो जेल में रह के पढ़ना चाहते हैं। एक तो गीता, एक रामायण, और तीसरी किताब है मशहूर पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब जो हाल ही में आई थी करीब 3-4 महीने पहले, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। जेल में अपना चश्मा और लॉकेट ले जाने की भी इजाज़त उन्होंने कोर्ट से मांगी है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स में 1980 से लेकर 2014 के बीच 6 प्रधानमंत्रियों के प्रमुख फैसलों के बारे में विस्तार से बातचीत की गई है। जैसा कि किताब के नाम से भी जाहिर होता है, नीरजा चौधरी अपनी किताब में इस बात को डिकोड करती हैं कि आखिरकार एक प्रधानमंत्री किसी भी फैसले करने को पहले सोचते क्या हैं और कैसे हैं, और इस दौरान इस कालखंड में जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जो फैसले लिए वो किस बिना पे ऐसे फैसले लिए। इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इस तमाम जानकारी के बीच में दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी ने आज देर शाम को एक ट्वीट किया और कहा है कि कल सुबह 10 बजे कोई विस्फोटक खुलासा करने वाली हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये जानकारी दी है और कहा है कि इस जगह को आप, स्पेस को देखिए, आप कल 10 बजे कोई बड़ा खुलासा वो कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान होने में मात्र 18 दिन का समय रह गया है। इस बार बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये 400 पार का लक्ष्य के लिए क्या क्या कर रही है बीजेपी, अब ये भी जान लीजिए। बीजेपी ने इस बार दक्षिण भारत में भरपूर जोर लगाया है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान है। इस बीच आज भारत और श्रीलंका के बीच समंदर में स्थित एक द्वीप है, एक आइलैंड है, कच्छ तीवू, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल रविवार को एक RTI रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कल मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कांग्रेस पर इस पर कांग्रेस को घेरा भी। पीएम ने कहा कि आंखें खोलने वाला और चौंका देने वाला यह खुलासा हुआ है।
पीएम के मुताबिक नए तथ्यों से पता चला है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्छतीवु द्वीप को छोड़ दिया था। कांग्रेस का एक और देश विरोधी कृत्य देश के सामने आया है। कच्छतीवु भारत के तट पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच तमिलनाडु में एक द्वीप है। यह द्वीप राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण कहा जाता है। जब देश आजाद हुआ तो यह द्वीप हमारे पास था और यह भारत का अभिन्न अंग था। लेकिन 4-5 दशक पहले कांग्रेस ने कहा कि यह द्वीप किसी काम का नहीं है और मां भारती के एक हिस्से को काटकर भारत से अलग कर दिया गया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाए हैं और उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस के इस कृत्य से हर भारतीय आज नाराज है। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। ये पहली बार नहीं जब पीएम ने इस मामले को उठाया। इससे पहले भी 10 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने संसद में भी अविश्वास प्रस्ताव पर कच्छतीवु को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष के लोग जो सदन से बाहर गए हैं उनको जरा पूछिए कि ये कच्छतीवु क्या है और कहां है। सुनते हैं पीएम मोदी को। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे ये कच्छतीवु क्या है। कोई पूछे इनको कच्छतीवु क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छतीवु क्या है और ये कच्छतीवु कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीवु वापस ले आइए। एक कच्छतीवु है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। कच्छतीवु द्वीप की लोकेशन और इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। कच्छतीवु द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। भारत के लिहाज से देखें तो यह रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच स्थित है। कच्छतीवु द्वीप का इतिहास हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित भारत में रामेश्वरम के पास है, श्रीलंका में जाफना के करीब होता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है द्वीप। बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे पाक स्टेट है, वहां पर है। 285 एकड़ में यह फैला हुआ है द्वीप। 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद के राज्य का यह हिस्सा हुआ करता था। अंग्रेजों के शासन में यह मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आ गया। बीजेपी के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरटीआई हाल ही में निकाली, उसी जानकारी से सामने आया। इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति भंडार नायके के बीच एक समझौता हुआ था। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को इस समझौते के तहत यह द्वीप तोहफे में दिया था। पहले कोलंबो में 26 जून 1974 को एक बैठक हुई और फिर दूसरी बैठक दिल्ली में 28 जून 1974 को हुई। बैठक में श्रीलंका को द्वीप देने पर दोनों देशों में सहमति बनी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें रखी गई थी।
जैसे भारतीय मछुआरों को जाल सुखाने की मंजूरी मिलेगी। द्वीप पर कच्छद्वीप द्वीप पर बने सेंट एंथनी चर्च में बिना वीजा के भारतीयों को जाने की एंट्री मिलेगी, प्रेयर्स के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हर साल बड़ी तादाद में चर्च में प्रार्थना करने आज भी भारतीय जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो आज अचानक उठा है। ये संसद और तमिलनाडु में लगातार उठता रहा है। यह आज अचानक नहीं उठा है, ये पहले भी उठता रहा है। ये कहना था जयशंकर साहब का, और इस पर बहस भी हुई है। मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री को 21 बार जवाब भेजा है, जयशंकर साहब ने बताया। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि मई 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि मैं इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता हूं और मुझे इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उनका रवैया ऐसा था कि जितना जल्दी कच्छद्वीप को श्रीलंका को दे दिया जाए उतना ही बेहतर होगा। एस जयशंकर ने कांग्रेस और डीएमके को घेरते हुए कहा कि दोनों पार्टियां अब ऐसा दिखा रही हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। This is an observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He says, he writes, I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So, to Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? तो बीजेपी और केंद्र सरकार के गंभीर आरोपों के जवाब में कांग्रेस भी आज सामने आई। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने माना कि ये मैत्री के तहत कच्छद्वीप को भारत ने श्रीलंका को 1974 में दिया था, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ, चीन ने जो भारत की जमीन हड़पी, उसका हिसाब कौन देगा? सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे, एक आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। बताइए, 2014 तक इसी द्वीप के आसपास क्या हमारे मछुआरे फिशिंग करने जा पाते थे या नहीं जा पाते थे? अब नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? आपको जवाब देना है। और आप यह भी बताइए, क्या अब आप युद्ध करेंगे, श्रीलंका से ये आइलैंड वापस लेंगे? जरा जवाब तो दीजिए। उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठाए। बाइट पे सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, और साथ साथ एक आरटीआई के हवाले से प्रियंका चतुर्वेदी ने गंभीर इल्जाम पलटकर जयशंकर साहब पर लगाए। देखिए, जिस तरीके से कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छद्वीप के बारे में बात शुरू की, जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, वो महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, यह आरोप लगाया गया कि वो लैंड जो आइलैंड जो है वो हमने श्रीलंका को सीड कर दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें इनकंसिस्टेंसी है। 2015 27 जनवरी 2015 के एक आरटीआई का जवाब आया है, जब खुद विदेश मंत्री जो हैं उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्लियरली ये स्पष्ट कहा है क्योंकि लैंड डिमार्केटेड नहीं थी, वाटर्स डिमार्केटेड नहीं थे, ना कुछ इंडिया की जो एरिया है सीड किया गया है या अक्वायर किया गया है। तो उसमें 2015 के जवाब में और आज के में जो अंतर है वो तो श्रीलंका का पक्ष ज्यादा सामने रख रहा है। ये राजनीति के चलते है क्योंकि तमिलनाडु में कुछ उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1-2 सीट्स और पा लेंगे। इसी मामले में अब पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का बयान भी आज सामने आया। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि दरअसल ये द्वीप श्रीलंका को देना ही असंवैधानिक फैसला था। सुनते हैं मुकुल रोहतगी को। ना कानून में बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान में लिखा है कि अगर हिंदुस्तान की बाउंड्रियां आप ऑल्टर करेंगे, दैट मीन्स कि कुछ जमीन हिंदुस्तान की हम छोड़ देंगे, किसी और को देंगे, तो हिंदुस्तान की बाउंड्रीज अमेंड होंगी और वो अमेंडमेंट तभी होगी जब संविधान में संशोधन किया जाएगा।
ये एक ब्लंडर था जो पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर, तमिलनाडु की सहमति के बगैर किया गया। क्यों किया गया ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। असंवैधानिक फैसला उस जमाने में इंदिरा गांधी की सरकार और इंदिरा गांधी ने लिया, कहना है मुकुल रोहतगी का। आइए इस मामले को और समझते हैं कि कच्छ तीवू को लेकर क्यों इतनी राजनीतिक तौर पर इन दिनों बहसबाजी चल रही है। मेरे साथ कुछ देर पहले हमने बात की थी संदीप शास्त्री साहब से, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहला सवाल तो यही संदीप जी कि कच्छ तीवू आइलैंड का विवाद क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच क्या प्रॉब्लम है? कच्छ तीवू एक आइलैंड है जो 1974 में इंडिया और श्रीलंका के बीच एक एग्रीमेंट जब हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत यह फैसला किया गया था कि कच्छ तीवू आइलैंड, वो द्वीप श्रीलंका के पास रहेगा। इससे पहले काफी वाद विवाद था, ब्रिटिश काल में भी ये बड़ा वाद विवाद था कि ये ब्रिटिश इंडिया का भाग है कि सिलोन का भाग। 1974 में जब कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस एग्रीमेंट, एक बड़ा एग्रीमेंट, इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट साइन किया गया, पीस एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत ये आइलैंड को भारत ने स्वीकार किया कि ये श्रीलंका का भाग। उसके बाद ये श्रीलंका के साथ रहा है और बार बार ये विषय चुनाव के समय में और समयों में उठाया गया। उस समय जो तमिलनाडु के पक्ष था, मेन पक्ष था उस समय डीएमके के लीडर करुणानिधि ने काफी बार इस प्रश्न को उठाया था और कहा था कि हमें कच्छ तीवू को सरेंडर नहीं करना चाहिए श्रीलंका। और उस समय अन्ना डीएमके एक उभरता हुआ पक्ष था और अन्ना डीएमके के नायक एमजी रामचंद्रन ने उस समय जब ये एग्रीमेंट साइन किया गया, करुणानिधि जी का क्रिटिसिज्म किया था कि आपने सफिशिएंट प्रेशर केंद्र सरकार पे नहीं डाला। तो ये तो समझ में आ गया कि भारत ने एक समझौते के तहत श्रीलंका को कच्छ तीवू दिया था। इसके बदले में क्या श्रीलंका से भारत को कुछ मिला था? ये एक पीस एग्रीमेंट था जो हमारा सी का बॉर्डर का डिसीजन, इंडिया और श्रीलंका के बीच का सी का बॉर्डर का डिसीजन क्या है, हमारा वो मैरीटाइम बॉर्डर जो कहते हैं कि क्या होगा, उसका फैसला इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से किया गया। और उस समय उस एग्रीमेंट के काफी भाग थे, काफी अंश थे जो भारत ने स्वीकार किया, श्रीलंका ने स्वीकार किया कि ये मैरीटाइम बाउंड्री होगा। और उसमें एक अंश ये कच्छ तीवू का अंश था। और एक तरह से इस एग्रीमेंट ने इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मैरीटाइम और नदी के बारे में या उस समय पानी, ओशन के बारे में जो विवाद थे, उसको इस एग्रीमेंट के तहत सुलझाया गया था। अब ये भी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि चुनाव का मौसम है, प्रधानमंत्री खुद इसको रैली में बोल रहे हैं, अन्नामलाई साहब आरटीआई लगा रहे हैं, बीजेपी का फोकस बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया पर है, खासकर तमिलनाडु पर है। क्या बीजेपी को इस मामले का तमिलनाडु की राजनीति में, तमिलनाडु के चुनावों में फायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी जो तीसरे पक्ष का एक नेतृत्व तमिलनाडु में कर रहा है, तीसरे गुट का एक नेतृत्व कर रहा है, वो जरूर इस विषय को उठाएगा और इस विषय का मौका का उपयोग करने की कोशिश करेगी। अब ये डिपेंड करता है कि डीएमके और कांग्रेस जो साथ में एक अलायंस में है तमिलनाडु में और पूरे देश में, वो इस विषय, इस प्रश्न को कैसे, इस बीजेपी के दावा को कैसे उत्तर देते हैं। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि आज आपका सरकार है, आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और ये एक तरह से बीजेपी प्रश्न को पूछ रहा है कि 1974 में जो हुआ वो क्या ठीक हुआ, वो होना चाहिए था, वो प्रश्न वो उठा रहा है। और डीएमके अपनी तरफ से कह रहे थे ठीक है, आज आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं इसके बारे में। सो ये जरूर एक चुनावी विषय बन सकता है,
बीजेपी जरूर इस चुनावी विषय को उठा सकता है, और यहाँ आगे के दिनों में डीएमके और कांग्रेस इस विषय को कैसे हैंडल करते हैं, उन दोनों के बीच में ये एक विषय ऐसा है जिसके बारे में हम दोनों का अलग विचार है, ये बात कह सकते हैं। और एक तरह से डीएमके चाहेगा कि इस विषय का चर्चा हो, और कांग्रेस को इस पे क्रिटिसाइज करने की जगह वो आज के सरकार को करेंगे। डीएमके शायद कहेगा कि केंद्र सरकार, जो भी सरकार केंद्र में हो, केंद्र सरकार इस पे काम करना चाहिए, इस पे इस समस्या को उठाना चाहिए। और शायद डीएमके किसी जो पार्टी उस समय थी उस पे क्रिटिसिज्म करे बिना केंद्र सरकार पे वो शायद अब क्रिटिसिज्म लॉन्च करेंगे इस बारे में। चलिए, शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। मतलब उल्टा डीएमके बीजेपी से पूछेगी 10 साल में आपने क्या किया इस मामले को लेकर। आइए, एक और वरिष्ठ पत्रकार है आर के राधाकृष्णन, बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनसे पूछते हैं इस पूरे मामले को लेकर और समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो यही सर आपसे कि जो कच्छतीवू का इशू चुनाव से ठीक पहले आ गया है, आप हमें इस विवाद के बारे में और क्या बता सकते हैं? चुनावों में इसका क्या असर होने वाला है? ये तो चुनावी मुद्दे नहीं होगा, क्योंकि एक 285 एकड़ का एक बंजार द्वीप है। ये तो 14th सेंचुरी में, शताब्दी में एक ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ एक द्वीप है। तो उसके बाद ये जो इंडिया और श्रीलंका के रिकॉर्ड्स जो है वो श्रीलंका के रिकॉर्ड्स में बिल्कुल साफ लिखा गया है कि ये इंडिया ने हमें दिया नहीं, और ये हैंडिंग ओवर और सीडिंग की बात ही नहीं उड़ती। ये तो श्रीलंका के रिकॉर्ड्स में। हमारे रिकॉर्ड में जो है 1974 के मुताबिक के रिकॉर्ड्स में हम बताए कि हमारे जो क्लेम है, इस क्लेम को हम आगे नहीं बढ़ाते जाएंगे, यही बोला है। इधर मसला तो ये है, ये फिशरमैन की इशू है। तो फिशरमैन की मसले में प्रॉब्लम ये है कि ये आइलैंड को, ये द्वीप को यूज कर सकते कि नहीं। इंडियन फिशरमैन अभी यूज करते हैं ये द्वीप, मगर फिशरमैन आपको पता होगा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। इसलिए ये एक चुनावी मुद्दे पे ये तो एक उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक तो छोटा इशू है, फिशरमैन का इशू है। अब इस मामले पर राजनीतिक तौर पर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके सब रिएक्ट कर रहे हैं। क्या ये मामला चुनाव की वजह से इन दिनों तूल पकड़ रहा है? क्या ये मामला चुनाव के बाद भी ऐसे ही गर्म रहेगा या ठंडा पड़ जाएगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि बीते 75 सालों से तमिलनाडु की पार्टियां बोलती रही हैं कि हमको कच्छतीवू चाहिए, पर दिल्ली ने कुछ नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। ये चुनाव की आगे जो हो रहा है, ये तो चुनावी मुद्दे हैं। इसमें तो इतना तो हो सकता है, ये डीएमके और कांग्रेस के भीतर जो प्रश्न है वो और भी कुछ बड़ा होने का एक चांस है, क्योंकि डीएमके का बहुत स्टैंड है। ये राजीव गांधी असैसिनेशन के ऊपर आप लियो, और ये नीट के ऊपर और बहुत सारे चीजों के ऊपर डीएमके और कांग्रेस में बहुत सारा फर्क है, अंदर है। सो वो अंतर तो इस मामले में भी है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ये इश्यू सेटल हुआ है, और डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में इस एमपी के मैनिफेस्टो में भी, इस चुनाव के मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि ये कच्छतीवू को हम वापस लेनी चाहिए। तो इसमें तो कांग्रेस और डीएमके के बीच में कुछ प्रॉब्लम मसले होने की कुछ संभावना है, इसलिए ये इश्यू अभी वापस आ रहा है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और डीएमके के बीच दरार लाने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है, वो उधर भी एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उधर तो वो पन्नीरसेल्वम नाम के एक एमपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गढ़ा है बीजेपी के वो अलायंस से, तो उसका कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि उधर का कैंडिडेट, डीएमके के कैंडिडेट आईयूएमएल से है,
तो वो एक ही MP कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका इम्पैक्ट हुआ, इफ एट ऑल, नहीं तो बाकी कहीं तमिलनाडु में इसका इम्पैक्ट ही नहीं हो सकता। कोई ये मछुआरों को इश्यू जब भी आता है तमिलनाडु में, उसमें तो ये चुनाव में कोई फर्क कभी नहीं होता, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50-60 लाख है, मगर वो चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक एक बहुत विस्तृत कोस्टलाइन में है, तो इसलिए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका इम्पैक्ट नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए, इसके ऊपर हो रही राजनीति को भी समझाने के लिए, कैसे डीएमके और कांग्रेस में डिफरेंसेस आ सकते हैं इस मुद्दे को लेकर। विस्तारा एयरलाइंस के यात्रियों को फ्लाइट्स के रद्द होने से लेकर उड़ानों में देरी का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। विस्तारा एयरलाइंस ने कहा है कि हम इसे स्वीकार करते हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए हम चिंतित भी हैं। विस्तारा के मुताबिक वे हालात को सामान्य करने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार यात्री विस्तारा की आलोचना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने पिछले दिनों में 5-5 घंटे उड़ान में देरी की शिकायत की है। हम उड़ानों की संख्या अस्थायी तौर पर घटा रहे हैं। इसके साथ ही प्रभावित ग्राहकों को दूसरी फ्लाइट का विकल्प और रिफंड की पेशकश भी की जा रही है। यात्रियों को असुविधा के लिए हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं, विस्तारा ने ऐसा कहा है। तो फिलहाल खबरों की खबर में आज मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।